Hi Shivam, good evening. Am I audible? Hope my voice is clear, right? मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? प्लीज बताइएगा. हाय गायत्री, हाय दीपक, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? ओके, थैंक यू शिवम. हाँ दीपक बोलिए. दीपक कहिए कुछ, क्या बोलना चाहते हैं? दीपक, आज ये लास्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड का. एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड मतलब सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है आज. आज हम सरफेस सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चा. Welcome to all of you, and let's start this session. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ कोलॉइड की. इसमें कोलॉइड क्या होता है, एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली है. थोड़ी डिटेल बात भी करेंगे. जो कैटलिस्ट की बात करेगा, विल बी टॉकिंग अबाउट द कैटलिस्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट द कोलॉइड्स, विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. दिस ऑल एवरीथिंग विल बी टॉकिंग. ठीक है. चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं. आज अश्मिका, अंकिता, अविनाश, वैष्णवी, मानसी, एवरीबॉडी गुड इवनिंग. सारे बच्चों को गुड इवनिंग. एंड चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. वैष्णवी गुड इवनिंग. या तो सेशन में आज जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कोलॉइड की. दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलॉइड. एंड अंडर दिस सेशन विल बी टॉकिंग मोर अबाउट कोलॉइड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स आर देयर. पहले समझते हैं कोलॉइड होता क्या है, एंड देन विल टॉक अबाउट कि लाइक व्हाट आर द कोलॉइड्स. Okay, and how do this colloids works. Okay, so everything will discuss. Meanwhile, we'll be talking about the how many types of colloids and all. तो चलिए देखते हैं colloids क्या होता है. Colloids generally क्या होता है? Colloids are a number of the substances we use in our day-to-day life, and they are day-to-day life are colloids. For example, milk, butter, jelly, whipped cream, mayonnaise. So mayonnaise we are using. Colloid chemistry. Colloidal chemistry is a chemistry of everyday life. हेट्रोजीनियस कोलॉइड बाकी है. हेट्रोजीनियस उस दिन बता दिया था पर हेट्रोजीनियस कोलॉइड्स आर द सॉरी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट व्हिच कंटेन द डिफरेंट फेज. हमने बात उस दिन कर ली थी कि होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होता है जो जिसमें सेम फेज होते हैं. जैसे कि आप इसको देखिए, ए प्लस बी गिव्स आउट दी ए बी. तो अगर ये गैस है और ये गैस है और कैटलिस्ट जो यूज किया वो भी गैस है, तो ये क्या होगा? होमोजीनियस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? होमोजीनियस. ठीक है. होमोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? हेट्रोजीनियस catalysts. Heterogeneous catalysts are the catalysts which contain the hetero group. Hetero group means what? The catalyst will have the different phases, not single phase, different phase. So that will be called as a that will be called as a different phases. So as it is called as a different phase, so it will be called as a heterogeneous catalyst. ठीक है. ये चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल. अब देखिए, अगर इनहैबिटर की बात करें तो मैं बता देता हूँ इनहैबिटर क्या होता है. कुछ चीजें जो टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ. वो इजी है, कैटलिस्ट से रिलेटेड है, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. इसलिए हम लोग आगे चले हैं. कोई आप टेंशन मत लीजिए. इनहैबिटर की बात करते हैं. इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस. जैसे अभी एक देखिए, दो तीन चीजें आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से. जैसे एक डोर है, ये डोर है. इस डोर को ओपन करना है. मान लीजिए इस डोर को क्या करना है? ओपन करना है. ओपन करना है. और शिवम क्या कर रहा है? शिवम इस पे फोर्स लगा रहा है इसको ओपन करने के लिए. शिवम इज अप्लाइंग द फोर्स टू ओपन दिस डोर. इस डोर को ओपन करने के लिए शिवम क्या कर रहे हैं बच्चा? फोर्स लगा रहे हैं. और जब शिवम फोर्स लगा रहे हैं तो शिवम की हेल्प करने के लिए अगर मान लीजिए अविनाश आ जाते हैं, अविनाश अगर शिवम का हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अविनाश इज द कैटलिस्ट.
अविनाश कैटलिस्ट हैं किसके लिए? शिवम के लिए। क्यों? क्योंकि शिवम का पावर जो है, शिवम के पावर को बढ़ा रहे हैं। तो कैटलिस्ट इज समथिंग विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट जो होते हैं उनके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। और वी कैन से विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। लेकिन लेकिन अविनाश जो है, अविनाश ने शिवम को हेल्प किया डोर ओपन करने में, तो अविनाश इज द कैटलिस्ट। लेकिन एक और बच्चा लेट्स से दीपक, दीपक आ जाते हैं और वो अविनाश की हेल्प करते हैं। और अविनाश क्या करते हैं? शिवम की हेल्प करते हैं। तो अविनाश इज द कैटलिस्ट एंड दीपक इज प्रोमोटर। प्रमोटर, तो प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज अ सब्सटेंस which increase the efficiency of catalyst। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है उसे कहते हैं प्रमोटर, उसे कहते हैं प्रमोटर। लेकिन अगर मान लीजिए वही वही सिचुएशन थी, शिवम थे, शिवम को डोर ओपन करना था और हेल्प किसने किया? अविनाश ने। अविनाश को हेल्प किसने किया? दीपक ने। तो दीपक जो है वो क्या है? प्रमोटर। अविनाश क्या है? कैटलिस्ट। लेकिन लेकिन यहाँ पर कोई एक बंदा आ गया जो अविनाश को बोल रहा है तू क्यों हेल्प कर रहा है, तू क्यों हेल्प कर रहा है, वो तेरा क्या लगता है, वो तेरा फ्रेंड थोड़ी है, तू चल मेरे साथ। उसको खींच के लेके जाने लगा, अविनाश को खींच के दूसरी तरफ लेके जाने लगा वो बंदा। तो जो XYZ जो बंदा है वो क्या कर रहा है? अविनाश को हेल्प करने से मना कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन इनहिबिटर। इनहिबिटर्स, समझ में आ गया? इनहिबिटर क्या होता है? समझ में आ रहा है इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस व्हिच द inhabit the strength of a particular substance। तो आपको इतनी चीजें बस याद रखनी है, कौन इनहिबिटर है, कौन प्रमोटर है। कैटलिस्ट याद रखिए, कैटलिस्ट। फिर आप इनहिबिटर याद रखिए, फिर प्रमोटर याद रखिए। प्रमोटर which help to increase the efficiency of catalysts, decrease the efficiency of catalysts, decrease the efficiency of catalyst। एंड कैटलिस्ट तो होता है which increases the rate of reaction। ठीक है, इतनी चीजें हैं, आपको बस याद रखनी है, आपका टॉपिक हो जाएगा बना। ठीक है, तो ये टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, काम की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलॉइड 11.9 जो है वो कोलॉइड है। अगला, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हम लोग वो टॉपिक जो सिमिलर होते हैं ना, उन टॉपिक को आप कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक एक वर्ड वाइज वर्ड जाओगे तो फिर ये सिलेबस कभी नहीं होने वाला है। फिर अगर वर्ड बाय वर्ड जाओगे तो फिर ये सिलेबस कभी नहीं होगा ना। अच्छा रुको, फिर मैं वो वाला देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं। मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा होगा, फिर भी अगर आप बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बस। अगर इस हिसाब से अगर वर्ड बाय वर्ड जाएंगे ना बेटा, तो साल भर लगते हैं पढ़ने के लिए। 20-30 दिनों में तो नहीं खत्म होने वाला ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं टैकल करने का। हाँ, तो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट अभी किस लिए इस्तेमाल होता है? अब ये तो डेली लाइफ में जानते हो ना बेटा, ये कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये? कैटालिटिक एक्टिविटी।
ये डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, हम कब कब इस्तेमाल करते हैं? तो पहला होता है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, where we are using as a catalyst. So for doing any reaction, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है. We have to use the catalyst. Okay, so that's where there we are using this. What we are using? Catalytic activity. Like for example, suppose if you want to reduce, रिडक्शन करना है किसी चीज का, तो आप क्या यूज करोगे? रेनी निकल कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, या फिर H2Ni इस्तेमाल करोगे, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इस्तेमाल करोगे. ये जो कैटलिटिक एक्टिविटी कहाँ कब यूज करोगे? रिएक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में कैटलिटिक एक्टिविटी के लिए यूज करोगे. फिर बी पार्ट उसका आता है कैटालिटिक सेलेक्टिविटी. कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, selectivity, where you will use for catalytic selectivity. So some solid catalysts are selective in nature. सारे जो solid catalysts होते हैं ना, सारे solid catalysts सबके लिए यूज नहीं होते. ऑल catalysts मतलब जैसे ये निकल जो है वो सेलेक्टिव रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है वो सेलेक्टिव कैटलिस्ट के लिए इस्तेमाल होगा. अगर मैग्नीशियम कैडमियम या पीबी लेड या पीटी, ऐसा कोई भी सॉलिड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कैटलिस्ट के लिए, तो सारे रिएक्शन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होंगे, वो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज होते हैं. तो यही वो बात बता रहा है कि कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, दैट सॉलिड विल हैव द कैटालिटिक selectivity, the material will have the catalytic selectivity, they will be work out with the selective reaction, वो सेलेक्टिव रिएक्शन के लिए वर्कआउट करते हैं. फिर तीसरी चीज क्या है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इसका वंडरफुल एग्जांपल आपको क्या मिल जाएगा? वंडरफुल एग्जांपल फॉर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का वंडरफुल जो एग्जांपल है वो क्या मिल जाएगा आपको? एंजाइम कैटलिस्ट. एंजाइम कैटलिस्ट जो हमारे बॉडी में होता है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्ट करते हैं सबस्ट्रेट को, अटैच करते हैं एक्टिव साइट पे, और सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं और उसे रिलीज करते हैं जहां पर हमारा एक्टिव साइट होता है. तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर, और उनको उनका शेप होना बहुत जरूरी है, उनका प्रॉपर शेप होना बहुत जरूरी है. तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी होता है. ये तीन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी. समझ में आ गया ये चीजें? 18.1 समझ में आ गया शिवम? हाँ, काफी इजी है. आप देखो कुछ चीजें ना जो थियोरेटिकल हैं, जिन्हें रीड किया जा सकता है, एक रीड में समझ आएगा. मैं उन्हीं बातों को अगर मैं नहीं रख रहा हूँ तो उसके लिए कुछ वजह है, देख के मैंने किया है. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि जो आपको काम में आएगा और इम्पोर्टेंट था और हमने वो चीजें नहीं करी, वैसा कुछ होने वाला नहीं. ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं. अगला स्लाइड हमारा जो कौन सा है? कोलॉइड वाला. कोलॉइड. सो नंबर ऑफ सब्सटेंस वी यूज इन अ डेली लाइफ आर द कोलॉइड. पहले आप कोलॉइड को समझा देता हूँ, पहले कोलॉइड है. कोलॉइड एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, पहले आपको बता दो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है. अभी कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है इसको ध्यान से समझिए. सोल्यूशन क्या है हम लोग को पता है. सोल्यूशन क्या होता है? जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है. ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है. सोल्यूशन कब बनता है? जब सल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करते हैं बच्चा? मिक्स करते हैं, तब सोल्यूशन. मोलिब्डेनम इज अ मेटल. मोलिब्डेनम एक मेटल होता है जो कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं. निकेल, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, ओके, ये सारे एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं. Iron and molybdenum is used for manufacturing of ammonia in Haber's process. हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए मोलिब्डेनम और आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन बनता है सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से. अब देखिए, पार्टिकल साइज के बेसिस पे सोल्यूशन को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. सोल्यूशन को तीन पार्ट में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं.
Yeah, it can act as a promoter. It can act as a promoter. Antioxidant material can act as an inhibitors. तो याद रखना है आप. And these are the known as this can be act as a promoter. तो तीन सोल्यूशन है हमारे पास सोल्यूशन है सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 एंड सोल्यूशन 3. आप मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी दिया था बेटा, 1 लीटर वाटर, ये 1 लीटर वाटर दिया था, और एक बच्चे को मैंने दिया था 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, दूसरे बच्चे को दिया था 10 ग्राम मिल्क पाउडर, तीसरे बच्चे को दिया था 10 ग्राम सैंड पाउडर, 10 ग्राम सैंड पाउडर. तीन चीजें दी थी मैंने, सोडियम क्लोराइड, मिल्क पाउडर, सैंड. तीन चीजें हमने दी थी किसके अंदर, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने तीन चीजें दी थी, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम मिल्क एंड ये. अब आप इमेजिन कीजिए सोडियम क्लोराइड को आपने डिसॉल्व किया, ये पूरी तरह से घुल जाता है. यू विल बी एबल टू गेट दिस सिंगल फेज. आपको सिर्फ सिंगल फेज दिखेगा, एक ही फेज दिखेगा. यहाँ पर आपने मिल्क ऐड किया, मिल्क जब आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा कि मिल्क के पार्टिकल इसमें स्प्रेड हो जाएंगे, डिस्पोज्ड हो जाएंगे, और आपको ये व्हाइटिश कलर दिखेगा. सैंड जब आप ऐड करेंगे तो सैंड में कुछ नहीं होगा, सैंड नीचे जाके जमा हो जाएगा. ठीक है, सैंड जाके नीचे जमा हो जाएगा. तीन क्राइटेरिया है, तीनों क्राइटेरिया. अब ये बताइए मुझे कि जो पहला वाला जिसमें एक ही फेज दिख रहा है, अगर अगर मान लीजिए अखिलेश ने ये प्रोजेक्ट किया है और शिवम यहाँ से आता है थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, तो शिवम को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है कि नहीं किया है. क्यों? क्योंकि उसका रूप, रंग, कलर वलर वैसे ही रहने वाला है. इट्स ट्रांसपेरेंट. क्या रह जाएगा बच्चा? वो ट्रांसपेरेंट रह जाएगा. और जब ये ट्रांसपेरेंट रह जाएगा तब क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? तब आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट सिंगल फेज मिला है. इसको बोलते हैं सोल्यूशन. यस, डिसॉल्व हो गया रहेगा. जब डिसॉल्व हो गया रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? सोल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन. This is called as a solution. What about this? What about this? In case of this, what will happen? Where the 10 gram of milk you are adding, as you are adding 10 gram of milk, in this case, the solution will be turbid. The whole solution will become turbid. And if the solution become turbid, what will happen? The turbidity will form. मीन्स लाइक ये पूरा पूरा एकदम व्हाइटिश कलर का टर्बिड सोल्यूशन बन जाएगा. और आफ्टर कीपिंग लॉन्ग टाइम ऑल्सो, लंबे समय तक इसको रखेंगे ना तो भी ये व्हाइट कलर ही वैसे मिल्क जैसे ही रह जाएगा. व्हाइट कलर का टर्बिड पाउडर, इट विल नॉट टर्न अप इनटू दी वाटर सेपरेट. ठीक है, ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा. डोंट ट्रांसपेरेंट, नो ट्रांसपेरेंट. यस, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज अ टर्बिड. Okay, it's not transparent. It will be from the opaque solution, opaque. Okay, and the next one is what? The sand particle. You know the sand particle is down. So these type of solution, this type of solution whose particle are constantly moving randomly in the solution are called as a randomly moving in the solution are called as what we can say 10 gram of milk powder. When we are having 10 gram of milk powder adding in this, so the particles are randomly moving particles, moving particles randomly moving particles are there. And if the randomly moving particles are there, so they will be forming the colloidal solution. They'll be forming the colloidal. Just a second. Colloidal solution. क्या बनाएंगे? colloidal solution. So colloidal solution क्या होता है इसको अच्छे से समझ लो. Colloidal solution are the solution
which whose particle size is bigger than the true solution but smaller than the coarse mixture or suspension. तो कोलोइडल सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो बाकी ट्रू सोल्यूशन के कंपेयर में बड़ा होता है उसका पार्टिकल साइज, जिसकी वजह से दे मूव रैंडमली इन सोल्यूशन। हु मूव रैंडमली इन द सोल्यूशन? पार्टिकल्स। के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मिल्क के पार्टिकल होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मान लो मिल्क के पार्टिकल है ऐसे, तो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली इन द सोल्यूशन, and these particle as they are moving randomly in the solution will be called as what? They are randomly moving in the solution will be called as what? Brownian motion. Brownian motion आपका 10th स्टैंडर्ड में रहेगा। Brownian motion. What is the Brownian motion? The motion of the particles which are moving randomly in the solution. Solution में randomly क्या हो जाते हैं? Move होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? Colloidal solutions. Yeah, 2 to 500 nanometer का होगा in colloidal reactions. Yes. So that is what their particle size. They continuously randomly moving in the solution. तो solution में क्या होता है? Continuously randomly क्या करता है? Move करता है. And that's why this is called as a random motion or random movement of the particle. So that is what it is called as the actually the colloidal solution. Colloidal solution are of the two types on the basis of affinity: lyophobic and lyophiलिक। ये दोनों चीजें आने वाली है, इन सबको बात करेंगे। और टेंडाल इफेक्ट आएगा, टेंडाल इफेक्ट, ठीक है। ये कुछ कुछ पार्ट आएंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, वो डिस्कस हो जाएंगे अच्छे से, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए टॉपिक को देखते हैं अभी। तो आई होप थोड़ी सी आइडिया मिल गई कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अ नंबर ऑफ सब्सटेंस व्हिच वी यूज इन अ डे टू डे लाइफ आर कोलोइडल, एंड फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, जेली, whipped cream, mayonnaise. Colloid chemistry is the chemistry of everyday life. Knowledge of colloidal chemistry is essential for understanding about many useful materials like cement, bricks, pottery, porcelain, glass enamels, oil, oil lacquers, then we can say rubber, celluloid, plastic, leather, paper, textile, filament, crayons, ink, road, construction, material, etc. In this, everywhere we are using it. Hi Jannat, good evening. So everywhere we are using this. We are using this everywhere. ठीक है बच्चा? We are using this everywhere. Washing, dyeing, painting, flotation, water purification, sewage disposal, smoke prevention, photography, pharmacy is use of the colloid is an important example of colloid. Example आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लग रहा है स्पेलिंग एरर है, एग्जाम्पल है। Examples of colloid. What are the basic example of colloids are? Enamels. कहाँ पे enamels? Enamels are into the painting. Paint के लिए यूज करते हैं enamels. The coating material. Door paint यूज करते हैं, door paint. Door paint होगा ना? PU enamel याद करो, धोनी जी ऐड करते हैं इंडिगो PU enamel. इंडिगो PU enamel for doors. और दीवालों के लिए कुछ तो होता है ना, कलर होता है उनका। हाँ, तो वो डे टू डे लाइफ के लिए है। ये ये एड्सॉर्प्शन केमिस्ट्री। आप बोलोगे कि एड्सॉर्प्शन केमिस्ट्री हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसका 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 रीजन ये है, इसका रीजन ये है बच्चा कि आप जब फ्यूचर में किसी पेंट इंडस्ट्री में या कुछ किसी कोलॉइड इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कभी हालांकि आप इंजीनियर बनेंगे या कुछ बनेंगे तो आपको इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। Example of colloid, some examples of phenomenon observed in our daily life.
which are understood in terms of colloids are as follows. Which are they? कुछ फिनोमेना है डेली लाइफ में होते हैं जो कोलॉइड फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। देखते हैं कौन सा है। पहला, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई जो होता है वो ब्लू कलर होता है। स्काई इज ऑफ द ब्लू कलर। क्यों ब्लू कलर होता है? द स्काई अपीयर्स ब्लू कलर टू अस। हमें किस कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। बिकॉज माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स, because it contain minute because it contain minute dust particle along with a minute water droplet, according with along with a minute water droplet dispersed in air, scattered blue light which reaches to our eyes. Blue light क्या होता है? Which reaches to our eyes. तो उसमें जो स्काई होता है, स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है? स्काई ब्लू कलर का नहीं होता बेटा, उसमें छोटे छोटे मिस्ट होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जब लाइट उसके ऊपर गिरता है, जब लाइट, बेटा ये बता चुका हूँ, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पहले ही बताया हूँ, याद कीजिए। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट वाला फॉर्म पहले बताया हूँ ना। एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है। शिवम, अब इतनी सारी चीजें मुझे मत याद दिलाइए बेटा, मैं भी आपके टेक्स्ट बुक देख के ही बनाया हूँ। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दिया आपको कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छूटेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप एक बार रीड भी करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट में आप सिर्फ देखेंगे और आपको आ जाएगा। बिल्कुल आप कोशिश ऐसा नहीं कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आएगा बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट है बेटा तो बताओ, फिर मैं वो बता देता हूँ। तुम्हें डाउट है, तुम्हें नहीं समझा वो वाला डिस्पर्सन वाला, मैं हेल्प करूँ? यू नीड माई हेल्प? क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, सिर्फ उसमें वर्ड्स लिखे हैं। देखो देखो देखो, फिर भी अगर आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बात निकाली तो मैं बता देता हूँ। देखो, अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास कोई सरफेस, कोई लिक्विड था, ठीक है, कोई लिक्विड था। अब इसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल डाले, कुछ सॉलिड मटेरियल, कुछ सॉलिड पार्टिकल डाले इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पार्टिकल डाले। अब ये पार्टिकल टूट के ना इसमें घुल गया, लेकिन घुलने के बाद ये जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं हुआ और ना ही पूरी तरह से 100% डिजोल्व हुआ। मतलब 100% डिजोल्व भी नहीं हुआ और नीचे इसका पार्टिकल साइज आके सेटल भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आप बोलोगे क्या किया इसने? तो पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन द सॉल्यूशन। दे आर रैंडमली मूविंग इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? दे आर मूविंग रैंडमली इन द solution, and as they are moving randomly in the solution, who the particle are moving randomly in the solution, it means they got dispersed. They got dispersed. क्या हो गया बच्चा? वो डिस्पर्स हो गया। ये जो मटेरियल है, जो मटेरियल डिस्पर्स होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज या फिर डिस्पर्सन फेज। और ये जिस मटेरियल के अंदर ऐसा होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, समझ में आ रहा है? ये डिस्पर्सन मीडियम होता है, दूसरा होता है डिस्पर्स फेज। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। तो पूरे पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन। तो सोल्यूशन होता है जब डिस्पर्स हो जाता है। अब सोल्यूशन दो टाइप का होता है। सोल्यूशन जो होता है वो एक्चुअली 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स, 3 मेजर टाइप। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरह से क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एक मटेरियल को अगर आप पानी में पुट करोगे तो डिसॉल्व होके इधर से देखोगे ना तो दूसरे पार का दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है बच्चा, ट्रांसपेरेंट पहला वाला। दूसरी बात क्या हो जाती है कि ट्रांसलूसेंट होता है। एक हो जाता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि हुज पार्टिकल रेंज इज बिटवीन 2 टू 500 नैनोमीटर। मतलब जिनके पार्टिकल ट्रांसपेरेंट वाले के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है जिसका पार्टिकल, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और उसके बाद एक और आता है कोलॉइड। कोलॉइडल सोल्यूशन आ जाएगा उसके बाद। ओके, सो कोलॉइडल सोल्यूशन तो पता चल गया, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा जो पूरी तरह से ना तो नाइदर ट्रांसपेरेंट नॉर ओपेक। नाइदर ट्रांसपेरेंट नॉर ओपेक। ठीक है, तो इतना याद रखिए, 3 चीजें बहुत काम की हैं। याद हो गया? चलो कोई बात नहीं,
यही टॉपिक था। अब आगे बढ़े, चलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, दैट्स सम एग्जांपल ऑफ फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन अ डेली लाइफ which are understand in terms of colloids are as follow: ब्लू कलर इन द स्काई, वो मैंने बता दिया। ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड, इट इज अ कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड द एंटीबॉडीज इन वाटर। ब्लड इज व्हाट? इट्स अ कोलॉइडल पार्टिकल। ब्लड क्या होता है? कोलॉइडल होता है। और क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट? क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। कौन सा होता है? एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडी वो घूमते रहते हैं प्लाज्मा के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, वो पूरा क्या होता है हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द ब्लड इज ऑल्सो सस्पेंशन ऑफ द ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। अच्छा, कितने बच्चों ने देखा है, कितने बच्चों ने देखा है कि जब ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाते हैं, ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाते हैं सैंपल को, तो वो एक ऐसे एक टेस्ट ट्यूब जैसा रहता है उनके पास, टेस्ट ट्यूब के जैसा रहता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जैसा रहता है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भर के आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं अच्छे से, और उसको बंद करके लेके जाते हैं, आपका नाम वगैरह लगा देंगे, स्टिकर लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब में से जो ब्लड रहता है वो ब्लड लेते हैं, और उनके पास एक ट्यूब रहता है, ऐसा वाला ट्यूब। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ आपको, तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे एक ट्यूब होता है उनके पास, जो ऐसा नुकीला होता है, नीचे से ना ऐसा नुकीला होता है ऐसा, ये ऐसा। अब मैं इसको ड्रॉ कर जोड़ देता हूँ इसको अच्छे से। ये देखिए, ये ऐसा नुकीला ट्यूब होता है, ऐसा वाला ऐसा। और इस ट्यूब में वो क्या करते हैं, इस ट्यूब में आपका ब्लड रखते हैं, इस ट्यूब में ब्लड रखते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है। आप टेस्ट ट्यूब आप साथ आप लोगों ने लैब में अभी देखा नहीं होगा, आपने लैब में शायद देखा नहीं होगा इस चीज को। तो ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है, लेकिन इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब और सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट ट्यूब। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट ट्यूब। अच्छा, कितने बच्चे लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देखी है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, आप लैब में विजिट नहीं किया होगा, आपको पता नहीं होगा। जैसे इसमें उसमें दो चीजें बंधी होंगी और मोटर से घूमता रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। जब गोल गोल घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है इसमें। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और आपके जो सॉलिड पार्टिकल, जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे ना यहाँ जमा हो जाते हैं, नीचे ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी में आरबीसी कितना है, रेड ब्लड सेल कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितना है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ये सब चीजें पता चलती हैं जब आपके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसका मतलब कि ब्लड एक ऐसा कोलॉइड है, ब्लड एक ऐसा कोलॉइड है कि जो कोलॉइडल तो है, लेकिन उसके पार्टिकल सेटल भी होते हैं, नीचे ना जमा होते हैं। आप ब्लड कभी ऐसा नहीं करना, मार पड़ेगी कभी ऐसा करोगे तो। तो एक टब लेना, टब के अंदर थोड़ी सी एक ड्रॉप ब्लड अगर आप डालोगे, सैंपल ब्लड के, तो आप देखोगे कि ब्लड सैंपल डिस्पर्स होते होते नीचे जाके ना सेटल हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है थोड़ा। तो ये सेटल इसलिए होता है, इसका रीजन ये है कि इनके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स पार्टिकल्स गेट सेटल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ब्लड एक ऐसा कोलॉइड है जो क्या होता है, सेटल भी होता है। तो ये यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, दे कंटेन एंटीबॉडीज इन वाटर एंड एट द सेम टाइम ब्लड इज आल्सो अ सस्पेंशन ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का सस्पेंशन भी होता है, जो प्लेटलेट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। और इसीलिए डेंगू वगैरह जब डिजीजेस होती हैं, डेंगू वगैरह होता है, तो डेंगू वगैरह के टाइम पे ये ब्लड के सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसके प्लेटलेट को काउंट किया जाता है कि कितना प्लेटलेट आपके बॉडी में है, ठीक है। Next point comes with the soil. Soil, fertile soil are colloidal in nature. Fertile soil जो होते हैं वो क्या होते हैं? Colloidal in nature होते हैं। Fertile soil जो होते हैं वो colloidal in nature होते हैं, and they where the humus act as a protective colloid. Humus act as a protective colloid. So आपको याद रखना है, फर्टाइल जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, दैट इज वो कोलॉइडल इन नेचर। ओके, एंड वेयर द ह्यूमस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, द सॉइल, ह्यूमस पता है ना, ह्यूमस, ह्यूमस आप लोगों को पता है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। जैसे डेड डेड प्लांट के ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर डेड लिविंग शेल्स के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब डेड बॉडीज के ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ह्यूमस।
and protective colloids. Soil absorb the moisture, nourishing the material due to the colloidal nature. तो देखो आप लोगों ने सुना होगा कि आप आई डोंट नो आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, भाकर एंड ये वाला क्या बोलते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, बांगर, बांगर एंड भब्बर, भब्बर एरिया, बंगर एरिया, बंगर एरिया, भब्बर एरिया, ये सब ये एरिया पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हो आप? जैसे क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे लैंड्स है, लैंड देखो, लैंड है, ये माउंटेन्स है, और माउंटेन से पत्थर वगैरह डिसइंटीग्रेशन होते रहता है, डिसइंटीग्रेशन होते रहता है। ये जो कंकड़ वाली जमीनें होती हैं, यहाँ पे ये जमीनें होती है कंकड़ वाली जमीनें, पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर वाली जमीनें होती हैं, और इस पत्थर वाली जमीनों में ना वाटर जो होता है ना, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब कम होता है, और यही रीजन है कि इन जमीनों में जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ के जस्ट नीचे वाली जमीनों में ज्यादातर खेती नहीं होती है, यहाँ पे फार्मिंग करना इट्स नॉट गुड, गुड, you can't do the farming because they will not absorb the water, they will not absorb the water. But if you are having the Kerala, just imagine the Kerala is there, okay, Kerala is there, and Kerala में नीचे पानी ऐसा ऐसा पानी रहेगा, ओके, एंड फिर यहाँ पर आपको मिलेगा कि बहुत सारे वेजिटेशंस है, टू मच वेजिटेशंस आर देयर, एंड दीज वेजिटेशंस जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो मरते हैं, वही मिट्टी में ना, मिट्टी में ह्यूमस बनते हैं, ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और सॉइल क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। तो ये वाला एरिया सॉइल फर्टाइल हो जाता है, बट वो भब्बर वाला एरिया जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो फर्टाइल नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ होता है, बस आप उसको याद रखिए, बंगर, बब्बर एंड द एरिया दोज हु कंटेन द मोर ह्यूमस, ठीक है, जिसके अंदर मोर ह्यूमस रहेंगे वो बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा, ब्लड देख लिया, सॉइल देख लिया, कोलोइडल होता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मैनेज होता है, ठीक है, कोलोइडल के बेसिस पे। देन विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों ने ये सब सारी चीजें समझ ली? किसी को कुछ डाउट है बच्चा, आप मुझे बताइए, और भी है टॉपिक इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, फोर्थ वन, फॉग। देखो अभी फॉग, फॉग एंड मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट, किसी को कुछ डाउट नहीं? सॉइल फर्टाइल नहीं होता, हाँ, जब पानी नहीं मिलेगा बेटा ना, उसको ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेगा, तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा, ठीक है। सो फॉग या मिस्ट या रेन, फॉग, मिस्ट और रेन, ठीक है, ये चीज है। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। फॉग, मिस्ट या रेन जो होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं, दे कंटेन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, they contain small droplets of water in dispersed air. The fog is formed whenever there is a temperature, whenever there is a temperature difference in the ground and air. जब देखो देखो क्या होता है, आप फॉग देखो, फॉग फॉग देखो क्या होता है, ये देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फियर है, ये अर्थ का एटमॉस्फियर है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फियर। तो क्या होता है कि जब जब अर्थ से गैसेस रिलीज होती हैं या मॉइस्चर मॉइस्चर रिलीज होता है, तो अगर अगर ऊपर नहीं जा पाता है, अगर वो ऊपर नहीं जा पाता है, क्यों ऊपर नहीं जा पाएगा? ऊपर के टेम्परेचर चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से या फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाता, और यहाँ पर क्या करता है, व्हाइट कलर का मिस्ट या फॉग बन जाता है, जो सर्दियों में आपको देखने को मिलता है, ठंडी में आपको क्या करना पड़ता है, देखने को मिलता है फॉग या मिस्ट, ओके। शीत पड़ता है ना, बोलते हैं शीत पड़ रहा है, तो वो वही रीजन है। A large portion of air containing dust particle gets cooled below the dew point. What they get? They gets cooled below the dew point. They get cooled below the dew point, and as they get cooled below the dew point, what will happen? What will happen?
you will be getting the white color ka fine droplets, and the fog will be formed. So fog will form and that will be float in air as a fog or mist. So it will not be able to go out. Yes, dew type. Yes, yes, dew type आप बोल सकते हो, फॉग भी बोल सकते हो, मिस्ट बोल सकते हो, छोटे छोटे मिस्ट के ड्रॉप रहेंगे, उसे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग, मिस्ट या रेन। कितनी बातें समझ में आ गई बच्चा? समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। हियर वी कैन सी, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट वाला क्या आता है स्लाइड में, देखो इसको। उसके बाद आता है लायोफिबिक सोल एंड लायोफोबिक सोल्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सोल्स। ठीक है, सो वी कैन से टाइप्स ऑफ सोल्स, टाइप्स ऑफ सोल्स। व्हाट इज सोल? सोल का वर्ड यहाँ पर मतलब है एस फॉर सॉलिड, एस ओ फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड। समझ में आ रहा है? सॉलिड एंड लिक्विड। सोल का मतलब क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड। यस, फॉग, मिस्ट एंड रेन्स आर सेम। नो नो नो, fog, mist are and rains are not same. No, no, not at all. Fog and all, rain different, and rain is condensation process. Mist is a small droplet. Fog is about, it's a gas which is a solidified at the dew point. Dew point पे solidify हो जाता है। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, आपको इसको मिक्स नहीं करना है। फॉग अलग चीज होता है, मिस्ट अलग होता है, रेन अलग होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। टाइप ऑफ सोल। सोल देखना, सोल, सोल क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। S stand for, SO stand for solid and L stand for liquid. So this is called as soul. ये एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं टाइप ऑफ कोलॉइड है। क्या है? कोलॉइड है। इसको कोलॉइड बोलते हैं। सोल बोलो या कोलॉइड बोलो। तो यहाँ पर क्या होता है सोल, आपको ये बताना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ सोल क्या होता है, फिर समझते हैं। सोल्स या फिर इसको बोलेंगे कोलॉइड्स। कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बोलते हैं सोल्स। हाँ, याद रखिए इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। सोल्स दो टाइप का होता है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स एंड लायोफिलिक सोल्स, दो टाइप के सोल्स होते हैं, दो टाइप के सोल्स होते हैं, लायोफोबिक सोल एंड लायोफिलिक सोल्स। अब ये लायोफोबिक क्या होता है? लायोफोबिक मतलब विच हेट्स, हेट्स और फोब्स, फोब्स मतलब हेट करना। ठीक है, विच फोब्स और हेट दी सॉल्वेंट। उसका जो सॉल्वेंट होता है, जैसे अभी देखो सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन दो चीज से बनाते हैं ना, सल्यूट ऐड करते हैं और सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो ये जो सल्यूट, ऐसा सल्यूट है जिसको ना ये सॉल्वेंट पसंद ही नहीं है। जब पसंद नहीं रहेगा तो दे विल नॉट फॉर्म एनी एफिनिटी बिटवीन देम। मतलब इसके अंदर जब ऐड करोगे तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन या कुछ ऐसा कुछ अफिनिटी ही नहीं आएगा। सो इफ दे डू नॉट हैव एनी अफिनिटी, so ultimately they'll be called as a lyophobic. They hate the solvent, they don't like the solvent. Okay, so they are lyophobic souls. Lyophilic souls are the souls which loves the solvent, which loves the solvent, जो सॉल्वेंट्स को पसंद करते हैं, सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनको बोलते हैं लायोफिलिक सोल्स। क्या बोलते हैं बच्चा? लायोफिलिक सोल्स। तो दो चीजें होती हैं, लायोफोबिक सोल्स होते हैं, लायोफिलिक सोल्स होते हैं। लायोफोबिक सोल्स वो सोल्स होते हैं जो सॉल्वेंट को हेट करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? लायोफोबिक सोल्स आर द सोल्स व्हिच हेट्स द सॉल्वेंट, which do not like the solvent. If they do not like the solvent, what will happen? They will not form the any bond, any attraction with the solvent. लेकिन लायोफिलिक सोल्स जो होता है वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्शन करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो चले देखते हैं। अब इसके दोनों के डिफरेंस देखेंगे तो काफी अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, फिलिक मतलब विच लव्स द सॉल्वेंट एंड लायोफोबिक मतलब विच हेट्स द सॉल्वेंट।
ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्म्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, लायोफिलिक है, उसको पसंद है, सॉल्वेंट को जैसे ही मिक्स करोगे उन दोनों को एक दूसरे से मींस दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ईच, सो जैसे ही मिक्स करोगे दे विल बी गेटिंग द अटैचमेंट, दे विल बी गेटिंग द बॉन्डिंग, सो इट्स सो इजी, इसको डायरेक्टली आप मिक्स करके बना सकते हो। लेकिन लायोफोबिक सोल, जिसको सॉल्वेंट पसंद ही नहीं है, मतलब अगर एक्स वाई जेड सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट के साथ जाना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे? तब आपको किसी स्पेशल मेथड के थ्रू ऐड करना पड़ता है। यू नीड टू ऐड विद सम स्पेशल मेथड। ओके, सो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल मेथड। पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म्ड इजीली बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। ये कैसा होगा? फॉर्म इजीली, फॉर्म ओनली बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड से ही हम इसको बना सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कौन रिवर्सिबल है? लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या है? इरिवर्सिबल, एक बार बन गया तो वापस नहीं आएगा। तीसरा क्या है? पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तो पार्टिकल दिखेंगे भी नहीं, you will not be able to see it under this. Why? Because they are forming a bond with the solvent, और solvent के साथ bond बना लेंगे, आपको छोटे होंगे एकदम पार्टिकल, आपको दिखेंगे नहीं। Here particles are easily detected under the ultra microscope. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इनके पार्टिकल, लायोफोबिक के पार्टिकल आसानी से आप देख पाओगे। फोर्थ पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है, देखिए, दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। वो खुद, मैंने बताया था ना कि वो स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, दे विल बी सेल्फ स्टेबलाइज, आपस में बहुत खुश रहेंगे, वो स्टेबल रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? दे आर अनस्टेबल एंड हेंस रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर। तो उनको स्टेबल करने के लिए ट्रेसेस मींस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चार पांच चीजें याद रखिए। फिर पांचवी चीज क्या है? एडिशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes the precipitation or coagulation. Addition of large number of uh, addition of large number of electrolyte causes the precipitation or coagulation. यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट causes the precipitation or coagulation. विस्कोसिटी, हाय अखिलेश, समझ में आ रहा बच्चा? आज कुछ बोले नहीं तुम। Addition of large amount of electrolytes causes this thing, ठीक है? Viscosity of dispersed phase much higher than that of the dispersion medium. Viscosity किसका? Dispersed phase का viscosity dispersion medium से काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर dispersed force is nearly same as the dispersion medium. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखते हो, so you will be able to solve the question more effectively. आप अच्छे से इफेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये लायोफोबिक सोल्स हो गया, लायोफिलिक सोल्स हो गया। दो टाइप के सोल्स होते हैं। सोल का मतलब मैंने बता दिया है कि इनको बोलते हैं हम लोग क्या? कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए ब्रेकआउट हो जाए, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए ब्रेकआउट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो चलो ब्रेकआउट कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा ड्राई है और आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा बोरिंग बोरिंग टाइप का, बट बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ये ऐसे टॉपिक होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन में एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेकआउट ले लेते हैं, अच्छा लगेगा हम सबको। ठीक है, तो कौन से वाले चैप्टर का ले लें? हम जरा दिखा देते हैं आपको, इसी चैप्टर का लें कि देखते हैं जरा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, देखते हैं कितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड जेड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यस, सो द करेक्ट आंसर, मेनी पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, और आपका क्या करना है? ब्रोमिनेशन। आपको फाइंड क्या करना है? Z। तो एकदम आसान है, इसका ब्रोमिनेशन करिए। आप ब्रोमिनेशन करेंगे जब
जब आप इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जेड वैल्यू अल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा। HBr था, सॉरी, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करेंगे और मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। जैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे आपको क्या हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड। और ये अल्काइल ब्रोमाइड क्या रहेगा, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो आंसर है। क्या बचा, जेड क्या था, इथाइल ब्रोमाइड ना, जेड निकालना था, ये जेड निकालना था। आपको रिएक्शन नहीं दिखा था, क्या दिखा, ओ रिएक्शन, रिएक्शन आपको नहीं दिख रहा है। रिएक्शन नहीं दिख रहा था, अच्छा अच्छा। चलिए देखिए रिएक्शन में कैसा था, मैं आपको बता देता हूँ। आप याद रखिए इस चीज को थोड़ा, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास अल्कीन अगर है, अगर आता तो आप लोग कर लेते, मैं जानता हूँ। अल्कीन अगर है और इसमें क्या होगा, HBr जब ऐड करोगे तो जेड क्या होगा, अल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी बारे में चलो पूछ लेता हूँ मैं आपको, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपका नुकसान हो गया इसमें, मैं समझ रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थोड़ा इजी वाला पूछता हूँ आपसे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अल्केन अंडरगोज हाइड्रोजिनेशन, सॉरी हेलोजिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ, yes, so the correct answer is what, free radical substitution. Free radical substitution is the correct answer, because alkane undergoes halogenation, and it is an example of, alkane undergoes halogenation as an example of फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए, देखो क्यों ऐसा होता है, जिस बच्चे को नहीं समझ में मैं आपको बता देता हूँ। अल्केन है बेटा, अल्केन क्या दिया है बेटा, अल्केन। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, अल्केन है, अल्केन अंडरगोस, अंडरगोस, अल्केन क्या होता है, अंडरगोस हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अब सिंपल सी बात है, देखो अल्केन एक ऐसा बंदा होता है जिसके सारी वैलेंसी कंप्लीट होती है, सैचुरेटेड होता है। तब इसके एक ग्रुप को निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल। और जब फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे तो कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये याद रखिए, अल्केन जब होगा अंडरगोस हेलोजिनेशन, सो इट विल फॉर्म द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर्म होगा। ओके, तो ये रहा आज का सेशन। और कल थोड़े से कुछ पॉइंट बचे हुए हैं एड्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में, तो कल हम लोग उस पॉइंट को देख लेंगे और एड्सॉर्प्शन वाला चैप्टर फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इधर ही खत्म करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका बायो का क्लास है, आई नो। एक और अखिलेश, वन मोर, आई यू श्योर, क्योंकि बायो का क्लास है बेटा अभी आपका, यू पीपल आर हैविंग बायो क्लास ना, इसलिए। ठीक है, कल करेंगे फिर, टाइम है। ठीक है, आई डोंट माइंड। चलिए एक और हो जाए फिर। इजी चाहिए टफ चाहिए, बताइए जरा। चलिए मैं थोड़ा सा टफ ले लेता हूँ। हाँ, ये देखिए 90 सेकेंड का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए कौन सा यूज होता है, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, बताइए। समय समाप्त हो चुका है और आपका आंसर है स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि एसिटिलीन फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के लिए, आप याद रखिए। एसिटिलीन, एसिटिलीन फ्लेम का यूज किया जाता है किसके लिए बेटा, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए। और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं उसको क्या लिखते हैं, C2H2, एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन का यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, याद रखिएगा, आप सबको बहुत काम आएगा। ओके,
चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। से अनुज, यू वांट टू से समथिंग? यस यस, टेक केयर, बाय बाय।